दोस्तों, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। साल का वो टाइम है जब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एनुअल पॉट बॉयलर्स होते हैं वो रिलीज होने वाले हैं। आइए जानते हैं इन शब्दों का क्या मतलब है, ये कहां से आए हैं और किसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पेश किए जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप ना मिस कर पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसमें समझेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, क्या संविधान अनुसार इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कानून अनुसार ये चीज पेश करनी होती है, इन्हें कौन बनाता है और इससे क्या पर्पस सॉल्व होता है, ये चीजें हम समझेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत हम कई सारी चीजें भारत की अर्थव्यवस्था के मुताल्लिक जानते हैं। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डेफिनेशन वो क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में प्रस्तुत किया जाता है। Expected to be released on January 30th or 31st, just before the announcement of the interim budget. 1 फरवरी को बजट आता है, अगर कोई छुट्टी ना हुई तो। इन केस कोई छुट्टी होती है तो उसके अगले दिन बजट आता है, यानी कि 2 तारीख को। बजट के प्रस्तुत करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक फ्लैगशिप, यानी कि भारत सरकार का समझा हुआ और डिटरमिन करा हुआ इकोनॉमी के बारे में एक ऑफिशियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, फाइनेंस सेक्रेटरी से साइन करवाने के बाद, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी हो। इस वजह से इसे फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इस फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट में हमारी अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से परफॉर्म करा, यानी कि जो साल बीता है, जो साल गया है, उस फाइनेंशियल ईयर में या उस पर्टिकुलर ईयर में हमने किस तरीके से परफॉर्म करा। अलग अलग तरीके से उसकी एनालिसिस करी जाती है, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस। सेक्टर का मतलब यह होता है हम कई सारे सेक्टर्स देखते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कैसे परफॉर्म करा, टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवेयर, अपैरल इंडस्ट्रीज जो है, हाई हेवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, सॉफ्ट इंडस्ट्रीज, किस तरीके से इन सब चीजों ने परफॉर्म करा, उन सब का एनालिसिस आता है। फिर आंकड़े दिए जाते हैं कि भारत सरकार की फंक्शनिंग किस तरीके से रही है, कैसे हमने पिछले साल जो जो चीजें अप्लाई करी, जिन जिन चीजों पे काम करा, उनकी स्थिति क्या है, हम कहां तक पहुंचे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स क्या हैं, डेफिसिट्स के लेवल क्या हैं, सरकार को कितने लॉसेस हुए जिसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, वो कहां से भरे गए, बोरोइंग्स कितनी है गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसी फंक्शन कर रही है। सो इट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट, जितनी चीजें मैंने बताई, ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने सेक्टर्स हैं, और पूरी तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, अर्थव्यवस्था की पूरी पिक्चर दी जाती है ऑफ द कंट्री इन द पास्ट ईयर्स एंड प्रोवाइड्स एन आउटलाइन फॉर द ईयर अहेड। आने वाले साल को हम किस तरीके से देखेंगे। इस वजह से इस डॉक्यूमेंट पे काफी लोग रिलाय करते हैं, भाई मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी अर्थव्यवस्था कैसे फंक्शन करी पिछले साल में। तो यह चीज दी जाती है सर्वे द्वारा। इट हैज ऑल्सो बिकम अ फोरम फॉर एनालिसिस, इसको एनालाइज करा जाता है, एंड रिसर्च। इसके बेसिस पे आप ये देखते हो कि आप क्या चीजें अचीव कर पाए, एंड द इकोनॉमी, एंड हेंस ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पॉलिसी आइडियाज, कि आपकी कौन सी पॉलिसी चली, कौन सी फेल हुई, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है? विच इज द डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री दैट प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे। और इसको प्रस्तुत करने की जो रीति है, जो रिवाज है, वो किस तरीके से अडहियर होता है, आपको बताते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। इट प्रिपेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए। और द इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। तो चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर जो है, सीईए, इनके कहने पर या इनकी अंडरस्टैंडिंग में इस डिपार्टमेंट द्वारा यह प्रिपेयर किया जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन टोटलिटी 5 विभाग होते हैं। देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है,
क्योंकि यूनियन बजट और सर्वे दोनों चीजों को, दोनों डॉक्यूमेंट्स को यही डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। सर्वे का जो वर्जन है, फाइनल डॉक्यूमेंट जो है, इस चीज को स्क्रूटनाइज किया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा, जो कि मंत्रालय के ही अंतर्गत आते हैं, और फाइनली इसको अप्रूव करा जाता है वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। एक छोटी सी ट्रिविया है, ये डॉक्यूमेंट कितना पुराना है ये पता चलता है कि कब से ये प्रथा फॉलो हो रही है। सन 1950-51 के साल में पहला फाइनेंशियल ईयर ऐसा था जब इकोनॉमिक सर्वे को बनाकर प्रस्तुत किया गया था। अब सवाल यह होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चीजें हैं उनको हम किस तरीके से देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया, सेक्टर वाइज एनालिसिस इकोनॉमिक चैलेंजेस बताता है कि हमने पिछले साल क्या चैलेंजेस फेस करे, या ऐसी क्या स्थिति बनी पूरी दुनिया में जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम चैलेंजेस फेस करेंगे। तो दिस कम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर, हाउ डिड वी फंक्शन इन द प्रीवियस ईयर। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पीछे का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी गलतियां नहीं देखोगे, आप गलतियां सुधारोगे कैसे? जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको आगे के चैलेंजेस कैसे पता चलेंगे? ये बहुत जरूरी है लाइफ में। हमेशा आप देखिए, आप एग्जाम देकर आए, जब आप एग्जाम देकर आते हो और आपको पता चलता है कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, उस बेसिस पे अगले पेपर के लिए आप सुधार करते हो या नेक्स्ट टाइम के लिए आप सुधार करते हो सेम सब्जेक्ट में। और ये चीज बहुत जरूरी है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि सिली मिस्टेक्स गलती से ही होती है। सिली मिस्टेक्स जानबूझकर नहीं होती है, वो गलती से ही होती है, तभी उसे सिली मिस्टेक कहा जाता है। तो कभी भी आप इन चीजों को इग्नोर ना करें। जिस तरीके से भारत सरकार अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करती है, ये चीज आप पे और हम पे भी लागू होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर्वे जो है वो क्यों प्रस्तुत किया जाता है? क्या ये डॉक्यूमेंट लॉ द्वारा, कानून द्वारा ऑथराइज्ड है या कानून द्वारा मैंडेटेड है? जी नहीं। जैसे अगर हम बात करें यूनियन बजट की या फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की, ये सारी चीजें, ये सब गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि ये चीज प्रस्तुत होगी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, यानी कानूनन तौर पे हम स्पेसिफिकली ओरिएंटेड नहीं है कि हम इसे प्रेजेंट करें, या मैंडेट ऑब्लिगेशन नहीं है इसे प्रेजेंट करने की। लेकिन फिर भी ये करा जाता है, एक प्रथा चली आ रही है, प्लस एक अकाउंटेबिलिटी है जनता की तरफ। एक अकाउंटेबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि हमने किस तरीके से पिछले साल में फंक्शन करा, ये आपको और हमें पता होना चाहिए। जिस वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट जो है हमारे सामने ये चीज रखते हैं। हेंस it is constitution, it is not mentioned, which is why it is not binding. It is now part and parcel of government practice to present economic survey every year before the budget. इस चीज को प्रस्तुत करा जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, चैलेंजेस वगैरह पता चलते हैं, पास्ट या परफॉर्मेंस पता चलती है, तो यही इसकी रेलेवेंसी है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, जो भी आपकी स्कीम्स हैं, आने वाले साल में आपके प्लान्स हैं, वो उसी के अनुसार बनाए जाते हैं। So it provides a full-fledged feedback on the basis of which it acts as a guide by pointing out priorities to finance ministry, कहां क्या allocation करना है अगले financial year में। And this is something which is highly important when it comes to the economic survey. तो अब ये जानते हैं कि ये चीज आपके और मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें असलियत पता चलती है। सिटीजंस होने के नाते वी आर क्लोज टू इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। ये डेटा प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है या कम है? इनकम टैक्स का कलेक्शन भारत सरकार की जो कॉफर है, भारत सरकार का जो चेस्ट है, जो तिजोरी है, जो बैंक है, उसमें किस टैक्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जीएसटी का कलेक्शन कितना है भारत सरकार का, हमें पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भारत सरकार के द्वारा कितने दिए गए हैं आंकड़े, प्रोवाइडिंग डेटा एंड एनालिसिस इन अ कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर। सिटीजन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन आर की टू डेमोक्रेटाइज पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। आर्थिक तौर पर डिसीजन मेकिंग और पॉलिसीज को डेमोक्रेटाइज किया जाता है। डेमोक्रेटाइज का मतलब ही होता है पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन तब होगा जब आपको पता होगा कि चल क्या रहा है। इस वजह से एक ट्रांसपेरेंट तौर पे एक अच्छी सरकार तभी फंक्शन कर सकती है अगर वो डेमोक्रेसी में लोगों को साथ लेकर चले, और यही सर्वे अचीव करता है। जी समझे आप लोग? तो अब इसी के आधार पर
कि सर्वे जैसा डॉक्यूमेंट अभी आने वाला है 30-31 जनवरी को, इसके बेसिस पे जो अगले दिन यानी 1 फरवरी को दूसरा डॉक्यूमेंट आता है उसे कहा जाता है यूनियन बजट। सो बजट जो है वो आने वाले साल का डॉक्यूमेंट होता है, सर्वे पिछला साल जो निकल गया उसका डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बेसिस पे आने वाले साल में भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या आमदनी होगी, कहां कहां खर्चे करेंगे, ये सारी चीजें बजट में प्रस्तुत करी जाती है। तो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन वन फिस्कल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के सारे खर्चे और उसकी आमदनी बताई जाती है, और यही बजट का सार है, यही इसकी समरी है। दिस इज वन लाइन डेफिनेशन ऑफ बजट। तो बजट जैसा डॉक्यूमेंट है, कानूनन तौर पे संविधान में लिखा है कि आपको प्रस्तुत करना है, लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि सालाना बेसिस पे, एनुअल मतलब एक फिस्कल ईयर, एनुअल बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है आप बताते हो अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत सरकार को प्रस्तुत करना है। दिस हैज टू बी प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये चीज दी हुई है। इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामक डॉक्यूमेंट को आप और हम किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 112 में। इसी के साथ साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लें, और साथ में लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें। ये एल्गोरिथम में हमें रैंक करने में काफी हेल्प करता है। आर्टिकल 265 और 266 provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law। 265 कहता है कोई भी टैक्स जो है वो बिना कानून पास करे आप लेवी नहीं कर सकते, जिस वजह से जीएसटी एक्ट लाया गया, इनकम टैक्स एक्ट लाया गया, कस्टम्स एक्ट लाया गया। ये सारे एक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आपको कोई नया टैक्स लगाना है तो कानून चाहिए। और 266 प्रोवाइड्स नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। सेम, कोई भी एक्सपेंडिचर मतलब भारत सरकार की तिजोरी से एक भी रुपया नहीं निकल सकता जब तक वो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास ना हुआ हो। मतलब वो बिल, मनी बिल जिसे बोलते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये जब तक लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास नहीं होगा, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे विधानसभा विधान परिषद द्वारा पास नहीं होगा, तब तक यहां से एक भी रुपया नहीं निकल सकता। और आर्टिकल 112 हमने अभी अभी डिस्कस करा है, ये चीज प्रस्तुत होनी ही है। आप इन चीजों को याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स है। तो अब बारी आती है ये बताने की कि बजट को तैयार करता कौन है, हु प्रिपेयर्स द बजट। जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 विभाग आते हैं, जिसमें से एक विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और यही डिपार्टमेंट जो है बजट को तैयार करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और बजट पढ़ा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। In the finance ministry, to the nodal body responsible for producing the budget is this, ये करते हैं। तो यूनियन बजट में क्या क्या होता है? यूनियन बजट में रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जितनी भी आमदनी भारत सरकार की होगी, उस आमदनी को या तो कैपिटल की आमदनी कहा जाता है, यानी कि कैपिटल नेचर की रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। कैपिटल बजट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म रेवेन्यू नेचर के, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, डे टू डे होते हैं, बेसिकली डे टू डे रेवेन्यूज और डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। तो यही चीजें हम प्रस्तुत करते हैं। एक खास बात आपके लिए जानना जरूरी है कि बजट में जो चीज प्रस्तुत करी जाती है वो आने वाले साल के लिए होती है। जैसे अगर 1 फेब 2024 को बजट आ रहा है, तो ये जो बजट है ये आने वाले साल के लिए है। 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, ये इन 12 महीने का बजट है। तो आने वाले साल में आपकी क्या आमदनी होगी और क्या खर्चे होंगे, इस वजह से इसको कहा जाता है प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, प्रोजेक्टेड रिसीट्स, या एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। क्योंकि एस्टिमेट ही लगा सकते हो ना, एक्चुअल तो हुआ नहीं है अभी।
तो एस्टिमेटेड लगा सकते हैं। तो सरकारी बजट के दो पार्ट्स हुए, रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे, तो रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्सेशन रेवेन्यू, नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है डे टू डे खर्चे आते हैं, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें जो है यहां पर आती है। इस वजह से यूनियन बजट की इंपॉर्टेंस भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हो कि दे इंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सबको अच्छे ठीक से पैसा मिले, डिफेंस के लिए अलग मिले, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए अलग मिले, सब्सिडीज के लिए अलग दिया जाए, जितनी भी सब्सिडीज भारत सरकार देती है। उसके सिवा एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, बच्चों के एजुकेशन की तरफ प्रॉपर हो, हायर एजुकेशन की तरफ प्रॉपर हो, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ अलग हो, हेल्थ की तरफ अलग हो। कोविड के बाद हेल्थ पे खर्चा जो है वो बढ़ गया है, तो प्रॉपर एलोकेशन होता है। इस प्रॉपर एलोकेशन के बेसिस पे आप अपने एफिशिएंट टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हो, जैसे गरीबी हटाओ, पॉवर्टी लेवल को कम करो, बेरोजगारी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, टू रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब ना हो, तो इस इनइक्वालिटी को कम करो। ये होता है नौकरियां देके, सब्सिडीज देके। कीप अ चेक ऑन प्राइसेस इन्फ्लेशन, ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टैक्सेशन स्ट्रक्चर को यदि ऑल्टर करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये इस तरीके से बजट की इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमें यह चीज पता होनी चाहिए। तो अब जैसा मैंने बताया, एक आम इंसान, हम जैसे लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए बजट में, कितना पैसा भारत सरकार कहां खर्च कर रही है, मनी एलोकेटेड शुड रीच वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट, क्या वहां पहुंचा जा चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स आर इंक्लूडेड फॉर द कॉमन मैन, कॉमन मैन को पता चलता है कि भारत सरकार ने हमारे लिए ये करा है। ये अपर मिडिल क्लास को पता नहीं चलेगा। अपर मिडिल क्लास बोले जो 30, 40, 50 लाख रुपए कमाते हैं, मुझे क्या मिला? अरे भाई, तुम्हारे लिए है ही नहीं। बजट उस इंसान के लिए है जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जो भारत में 40-50 करोड़ की जनसंख्या है, उनके लिए ये जो है वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, आपके लिए नहीं होती हैं। ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और पर्सनल टैक्स इन द बजट, इसका प्रोविजन दिया गया है। This shows where the public got relief on the tax front or where the burden has increased. तो भारत सरकार ने बर्डन तो आज सच नहीं बढ़ाया है, लेकिन डेफिनेटली वो रीएलोकेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं, जिसको रॉबिनहुड अप्रोच कहा जाता है कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांटो। अमीरों से कैसे लो? टैक्सेस के रूप में। गरीबों में कैसे बांटो? सब्सिडीज के रूप में। ये एनुअल बजट है। तो एनुअल बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, वो एक आने वाले साल का डॉक्यूमेंट है, और सर्वे जो है साल जो निकल गया, पिछले साल का डॉक्यूमेंट है। ये बेसिक डिफरेंस है, और बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पीछे ये डिफरेंसेस हैं जो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हम लोग अपलोड करते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और अपने सबस्टैक चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं कुछ एमसीक्यूज बजट और सर्वे से लेकर। बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्या है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, मतलब पैसा मार्केट में गया, ये इन्फ्लेशनरी है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, ये इन्फ्लेशनरी नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, ये इन्फ्लेशनरी नहीं है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है। देखिए, इन्फ्लेशनरी सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आप नया पैसा क्रिएट करते हो, नया पैसा छाप के मार्केट में डालते हो, इसका इन्फ्लेशन पे एक अलग ही इंपैक्ट होता है। तो ये एक्चुअली इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि अगर भारत सरकार पैसा प्रिंट करके मार्केट में डालती है, तो दैट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जैसे मैंने आपको समझाया कि कैपिटल नेचर का मतलब है लॉन्ग टर्म नेचर। अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एलोकेट करे हैं एक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, या आपने पैसा एलोकेट करा है रफाल जेट्स खरीदने के लिए, या आपने पैसा एलोकेट करा है स्टेडियम बनाने के लिए, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट आपने किया है, वो आपका कैपिटल रिसीट है। लोन्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। आइए देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन रिसीव हुए, लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट याद रखिएगा, ये कैपिटल नेचर का होता है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूटीज, अगेन कैपिटल नेचर का होता है। सो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये चीज सही है।
सो ऑल आर करेक्ट, ये तीनों सही है। आंसर शुड बी डी फॉर दिल्ली। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, अगर प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करा है वो भी चीज यहां पर आती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये क्वेश्चंस जो है ये हमने डिस्कस करे हैं। ये जो क्वेश्चन है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का है। नॉन प्लान और प्लान क्लासिफिकेशन अब हम करते नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन रहा नहीं। नाउ वी डोंट नीड दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आप और किन चीजों पर वीडियोस देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या सर्वे और बजट के बीच में आपको फर्क समझ में आया या नहीं? डू टेल मी। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बजट को लेकर प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। बजट पे हम एक बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं 1 तारीख को। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।